ज़्यादा हैं, उसके कारण सभी वस्तुओं में महंगाई है। हर परिवार के ऊपर 2000 से लेकर 20,000 रुपये महीने का अतिरिक्त खर्चा है। दूसरा कारण है कोरोना लॉकडाउन। चाहिए कि ये नीतियों की बात कर रहे हैं, ऐसी नीतियां, आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं जिससे देश का कल्याण हो। लेकिन नीतियां बनाता कौन है? नीतियां बनाती है सरकार। 2024 का इलेक्शन बिल्कुल समीप आ गया है और ऐसे में जब लोगों की भावनाएं क्या होती है, किस तरीके से वो पूरे समीकरण को देखते हैं, क्या कुछ होता है, क्या पब्लिक के दिमाग में क्या है, तो जब ऐसे स्थान पर हम आके बैठते हैं जहाँ पे चाय की चुस्कियाँ भी हो और कुछ ऐसे लोग जिनके मन में क्या बात है, यदि हम उनको जानने की कोशिश करें और किस तरीके से वो अपने भारत की प्रगति हो, यदि इसके बारे में कोई बातचीत करे, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार जिस भारत का स्वर्णिम भविष्य की कल्पना किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि हर भारतीय खुशी होंगे, सुख चैन से रहेंगे, अमन चैन से रहेंगे, और दूसरा सवाल ये होता है कि जब हर भारतीयों के ऊपर कहीं ना कहीं वेस्ट, तो ऐसे में हमारे साथ में गिरधर जी हैं जो कि कनाडा से आए हैं और ये इनका क्या विज़न है, किस तरीके से भारतवर्ष को देखते हैं, क्या कुछ यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं, क्या जनता के मन की बात क्या है, इनसे करेंगे सीधी बात। तो आप बने रहिए हमारे साथ। गिरधर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर। सर, अभी आपसे चर्चा हो रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं जो इसकी स्थिति है वो कमज़ोर फीकी पड़ी हुई है और हर भारतीय जो है वो एक कर्ज के तले दबी हुई है। किस तरीके से देखेंगे आप? ऐसा है, अगर मैं अपनी बैकग्राउंड पहले बता दूं। जी। मैं एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूं, मैं बजट एनालिस्ट हूं। और इस साल जब वित्त मंत्री जी ने अपना बजट पेश करना था, उसके पहले हमने दिसंबर में दिल्ली प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आल्टरनेटिव बजट प्रपोजल दिया था। ठीक है। उसके मुख्य विषय मैं आपको बता दूं। देश के सामने 6 समस्याएं हैं बड़ी बड़ी। सबसे पहले है डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, उसके कारण सभी वस्तुओं में महंगाई है। हर परिवार के ऊपर 2000 से लेकर 20,000 रुपये महीने का अतिरिक्त खर्चा है। ठीक है। दूसरा कारण है कोरोना लॉकडाउन आया, उसके पहले जीएसटी लागू की गई, उसके पहले नोटबंदी आई, लेकिन जुलाई 2016 से लगातार इस देश में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो चुका है, जिसके कारण कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, दुकानदारों की टर्नओवर कम हो गई, उसके कारण उनकी आमदनी कम हो रही है। मतलब एक तो महंगाई सरकार ने कर दी, डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ाकर। दूसरा, आर्थिक मंदी के कारण हर परिवार की, हर व्यापारी की, हर किसान के ऊपर खेती की लागत बढ़ गई और व्यापारियों की टर्नओवर कम हो गई, इसलिए हर परिवार के ऊपर बोझ है। उसके एक कारण एक 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 छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों। आपको याद होगा जब डीजल और पेट्रोल का रेट जब हाई हुआ था, तो वैसे में जो आम भारतीय हैं वो काफ़ी कुछ हो सकते हैं, वो मोदी जी के सपोर्टर में हो या उनके विरोध में हो, लेकिन उस वक्त सबके अंदर एक ऐसी राष्ट्र भावना जगी और वो कहे कि यदि पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी होगा तो भी हम उसको खरीदेंगे और इससे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो जब मोदी जी ने सरकार बनाई थी, तब इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड प्राइसेस जो थी वो $118 पर लीटर थी। हाँ। जबकि देश में पेट्रोल और डीजल लगभग 70 रुपये लीटर मिलता था। उसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, जो विदेशों से हम तेल मंगवाए, अब तो रशिया से मंगवा रहे हैं, अब तो आधी कीमत पे आ गया। उसके बावजूद भी आज भी जो आपके सामने है, पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें कहीं कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ाए जा रहे हैं। और 3 बार तो स्पेशल वैट लगाया, एक्साइज ड्यूटी लगाई और एक टैक्स लगाया, उसको मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, वो स्पेशल टैक्स है। वो सिर्फ इसलिए लगाया था जब कोरोना आया था, तो उसके कारण हर रिलीफ देने की बजाय इंटरनेशनल पर कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन इस देश में बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसका ठीक है जो आप कह रहे हैं, भाई लोगों की भावना थी, उस भावना में तो मैं अपनी एग्जांपल कोट करता हूँ। एक बार मोदी जी ने अपील की थी भी हम जो गैस की सिलेंडर की सब्सिडी है वो छोड़ देंगे, तब हमने छोड़ी है, तब से छोड़ी है। 1.5 करोड़ परिवारों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी, जो 400 रुपये एक सिलेंडर की है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक परिवार साल का कितना पैसा सरकार को दे रहा है, दे ही रहा है। हमने छोड़ दी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप बैंक में एक अच्छे पोस्ट पे रहे हैं और पूरे एनालिसिस आपने किया हुआ है किस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में भारतीयों को किस किस तरीके से इसको रिलीफ मिल सकता है, तो थोड़ा ज़रा संक्षिप्त रूप में आप जरूर बताएं। मेरे को ऐसा है, 2022-23 के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, भाई हमारा जीएसटी का जो टारगेट है हर महीने का 1,10,000 करोड़ रुपये है।
तो टोटल साल का 13,12,20,000 करोड़ रुपये बनता था। उसके बदले में सरकार को हम लोगों ने, आप लोगों ने, सारे उपभोक्ता ने और किसानों ने, व्यापारियों ने, हर परिवार ने, क्योंकि महंगाई तो सबको मिली है, डीजल पेट्रोल 18,10,000 करोड़ ऑन एन एवरेज, 1,10,000 करोड़ की बजाय 1,51,000 करोड़ रुपया लोगों ने जीएसटी का दिया सरकार को, हर महीने 41,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा। जबकि डीजल पेट्रोल गैस के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है, फ्यूल टैक्स है, सरचार्जेज हैं, लेवीज हैं, जितने भी टैक्स प्रदेशों ने लगाए हैं, इवन कुछ म्यूनसिपैलिटियों ने उसके ऊपर चुंगी भी लगा रखी है, वो सारे टैक्स मिला दें तो महीने का 23,400 करोड़ रुपए बनता है। तो 41,000 करोड़ रुपये सरकार को हम दे ही रहे हैं, भाई हमारा पैसा आप लेना बंद कर दो, हमें इतना तो रिलीफ दे सकते हैं। अगर वही चले जाए तो डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें 30% कम हो जाएंगी। आप उससे अंदाज़ा लगा लो भाई, अगर आप 90 रुपये है तो 90 का 27 रुपये तो कम हो जाएगा पर लीटर। आप ऐसे आंकड़ा कभी आपने सरकार के आगे रखा या किसी दल के द्वारा आपने सरकार के आगे रखने की कोशिश की? ऐसा है, वो हमने प्रेस विज्ञप्ति 22 दिसंबर 2022 को भी जारी की थी और हमें 28 मई को एक जहां परमिशन मिली थी जंतर मंतर पे, लेकिन उस दिन वो पहलवानों के झगड़े में इन्होंने, पुलिस वालों ने हमें भी अंदर नहीं आने दिया। लेकिन उस दिन भी हमने ये अपना बैनर बनाकर एक बाकायदा यहाँ 5-10 मिनट का अपना वीडियो भी रिलीज़ किया है और बताया है। ये हमारी विज्ञप्ति है जिसमें लिखा है पेट्रोल प्रोडक्ट्स एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज, लेवीज खत्म करने से 30% कीमतें कम हो जाएंगी। हर परिवार का खर्चे का बजट 15% कम हो जाएगा। मान लीजिए एक परिवार का खर्चा 20,000 है महीने का, 15% के हिसाब से 3,000 रुपये महीना उसको रिलीफ मिलेगा अगर डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कम हुई। अब जो मैंने अभी बात करी, 41,000 करोड़ रुपये सरकार को आ रहा है, 23,000 करोड़ रुपये तो डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कम होने लगेगा। उसके अलावा इस देश में 14 करोड़ किसान परिवार हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनको अगर एमएसपी देनी हो, उनके पास 12 लाख करोड़ की जो फसलें खरीद कर व्यापार करें, हम एक्सपोर्ट करें, जहाँ दाल मिलों को दें, आटा मिलों को दें, राइस मिलर को दें, जिसको भी एग्री प्रोसेसिंग में चाहिए, व्यापार करने के बाद साल में 30,000 करोड़ से ज़्यादा घाटा नहीं पड़ेगा। लेकिन 14 करोड़ किसान परिवारों को एमएसपी मिलेगी, जिसके हर परिवार को 10,000 से लेकर साल का 50,000 रुपये का फ़ायदा होगा। वो उसकी कॉस्ट कितनी आती है टोटल, आप अंदाजा लगाए 30,000 करोड़ रुपये घाटा बढ़ जाएगा। मोदी जी ऑलरेडी जो पीएम किसान सम्मान निधि में 500 रुपये महीना देते हैं, उससे तो 10,000 ज़्यादा है ना जो किसानों को मिलेगा, और लागत भी कम आएगी। मान ली वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर घाटा बढ़ेगा, लेकिन व्यापार में घाटा भी होता है, मुनाफा भी हो सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी डिमांड है, मध्यम वर्गीय परिवार, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, जब से सरकार बनाई है, पहले अरुण जेटली जी भूतपूर्व वित्त मंत्री जब वित्त मंत्री थे, तो उनके टाइम में भी मध्यम वर्ग परिवारों, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, हम मिडिल क्लास से हैं, तो हम रिलीफ मांग रहे हैं। इन्होंने कभी 3 लाख तक, कभी 5 लाख तक की रिलीफ दी है। तो मैंने कैलकुलेशन किया है कि जो 3 करोड़ 60 लाख टैक्स पेयर हैं, जिनकी आमदनी 12 लाख है साल की, उनका अगर टैक्स ख़त्म कर दें तो सिर्फ 7,000 करोड़ रुपये महीने का खर्चा आएगा गवर्नमेंट का, कम मिलेगा। अब बोलिए 41,000 करोड़ में 23,000 करोड़ तो डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कम करने में आ जाएगा, और 7,000 करोड़ या 8,000 करोड़ रुपये 3 करोड़ 60 लाख जो टैक्स पेयर हैं, जिनकी आमदनी 12 लाख है, उनका टैक्स खत्म किया जा सकता है। और फिर कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लग पाएगा। हम तो कोई अतिरिक्त चार्ज है ही नहीं हमारे पास, कोई अतिरिक्त चार्ज। ये तो जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, मैं तो उसी का बता रहा हूँ आपको, कोई अतिरिक्त नहीं। और चौथी चीज़ और होगी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो जितने ना व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, जो आर्थिक मंदी का शिकार हैं, कोरोना के कारण लोग अपने गांव में चले गए, मनरेगा में दिहाड़ियाँ करी, उन लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जब मार्केट में इतना पैसा आएगा, इनकम टैक्स के पेयर के पास आएगा, किसानों के पास एमएसपी का पैसा आएगा, उसके बाद जब डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें कम होगी तो हर परिवार के पास 8,000 से लेकर 20,000 रुपये महीना आएगा, उसकी जेब में आएगा, वो खर्च ही करेगा मार्केट में। वो खर्च करने से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड से कंजप्शन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, और उसके हिसाब से हमारी कैलकुलेशन अब जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। 2% जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि हर साल 50 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। तो जीडीपी भी बढ़ेगी, और अगर जीडीपी बढ़ती है तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, राजस्व भी बढ़ता है, वो सबको बढ़ेगा। उसके नुकसान होने वाला नहीं, उल्टा सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। अब सरकार को फायदे होने वाली भी बात है, लेकिन ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, क्या कुछ है,
ये जो पूरा गणित आपके सामने रखा गया है, क्या कुछ आपके दिमाग में आई बात? बहुत अच्छी तरह से दिमाग में आई, लेकिन एक बात सबकी दिमाग में आनी चाहिए कि ये नीतियों की बात कर रहे हैं, ऐसी नीतियां, आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं जिससे देश का कल्याण हो, लेकिन नीतियां बनाता कौन है? नीतियां बनाती है सरकार, और सरकारें पार्टियों की होती हैं, कभी किसी दल की, कभी किसी दल की। जनता की सरकार अब तक होती नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी भी इस तरह से आते हैं, आपको पता ही है कि टिकट बिकता है, साम दाम दंड भेद से प्रत्याशी टिकट लेके आते हैं। तो इन सबको जो नीतियां हैं उनको कार्यवाहित करने के लिए, कार्यवहन करने के लिए कम से कम हमें जनता की सरकार बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला एजेंडा, सुनिश्चित तो जनता ही है ना, जनता वोटिंग के जरिए सरकार को चुनती है। जनता वोटिंग के जरिए सरकार को चुनती है, लेकिन आप देखिए वोटिंग सिस्टम में कितनी बड़ी खामी है कि अगर एक लोकसभा की बात कर लें, उसमें अगर 5 लाख वोटर हैं तो 2 या 3 लाख वोटर ही वोट करते हैं, यानी 3 लाख वोटरों ने वोट किया, और उसमें मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर जो जीत जाता है वो 1 लाख वोटों पे जीत जाता है, और हम उसको पूरी लोकसभा का क्षेत्र का हम कहते हैं ये मालिक है। वो 1 लाख लोगों का नुमाइंदा है, वो 5 लाख लोगों का नुमाइंदा नहीं है। फिर वो 1 लाख लोगों को खुश करता है, वो जात की राजनीति करता है, वो अपने अपने लोगों को खुश करता रहता है। तो कभी देश की या जनता की सरकार बनती नहीं है, बनती है किसी वर्ग विशेष की, किसी समीकरण की सरकार बनती है, और वो अपनी आइडियोलॉजी थोपती है, पूरे देश की आइडियोलॉजी की सरकार नहीं बनती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार, अब की बार जनता की सरकार बनाएंगे, और जनता की सरकार बनाने के लिए हमने ये तय किया है, हम सब लोगों ने तय किया है कि पूरे देश में 2024 में इलेक्शन लड़ा जाएगा। और बुद्धिजीवी वर्ग खासकर, कोई पार्टियों में तो लोग टिकट करोड़ों में आते हैं, साम दाम दंड बाहुबली सब आते हैं, लेकिन जो ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति हैं, जिनको थोड़ी समझ है, जिनको नॉलेज है, जिनको विषय की जिन्हें जागरूकता है, जिन्हें कुछ कल्याण करना है, जिनके पास नई नीतियां, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आइए इस मुहिम से जुड़िए, जनता की सरकार से जुड़िए। और जनता की सरकार का मतलब ये है कि अगर आप बुद्धिजीवी हो तो हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव लड़ाने, अब तो आप चुनाव कह रहे हो, लेकिन हम इसे जुड़ाव कहेंगे, चुनाव को हम जुड़ाव बदल देंगे। आप जुड़िए हमसे और आप चुनाव लड़िए, और हम आपको सपोर्ट करेंगे तन मन धन से। तो पूरे देश के अंदर 2024 में जनता की सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी, और उसके जरिए नीतियां लागू करने की कोशिश। आंकड़े की यदि हम बात करें, जिस आंकड़े को इन्होंने प्रदर्शित किया है यहाँ पे, कि यदि इस रेशियो से ग्रोथ होगा तो कोई भी भारतीयों के ऊपर पे कोई कर्ज नहीं होगा और सब खुशहाल रहेंगे। भारतीयों के ऊपर कभी कर्ज हो ही नहीं सकता। ये देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया रहेगा। इस देश के अंदर उत्पादन क्षमता इतनी है, इस देश के अंदर चाहे वो श्रम की बात कर लो, चाहे वो आबादी की बात कर लो, चाहे वो रिसोर्सेज की बात कर लो, चाहे वो जल थल, सब कुछ अवेलेबल है इस देश के अंदर। क्या नहीं है? 72 फिरके। धर्म की बात कर लो तो इतना विविधता से भरा हुआ धर्म है, हर चीज़ है इस देश के अंदर, कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं, पूरी दुनिया का पेट पाल सकते हैं, और हमने ये सिद्ध किया है। तो इसलिए कोई कर्जे की टेंशन नहीं है, इस देश का आदमी सशक्त है। कर्जे का सर कोई टेंशन नहीं है। मैं बताऊँ उसको, एक बात मैं और ऐड कर दूँ आपके लिए। ऐसा है, इस देश में 1200 लाख करोड़ रुपए के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें सरकार अपने बजट में तय करती है हम 50,000 करोड़ रुपए डिवेस्टमेंट करेंगे, इसको बेचेंगे, उसको बेचेंगे। हमने तो एक कैलकुलेशन करके दिया सरकार को, इसी सुझाव में दिया था भाई 1200 लाख करोड़ के ऊपर अगर उसको किराए पे दे दें, उसको ऑक्शन कर दें, क्योंकि हर साल देखो मिनरल है, उसकी ऑक्शनिंग होती है, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन होती है, तो उसमें मात्र 1% सालाना रिटर्न लेनी हो 1200 लाख करोड़ से, तो वो भी 12 लाख करोड़ रुपए बनता है। कोई किसी के ऊपर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा हमने दिया था, मोदी जी जब राजनीति में आए, इन्होंने 2 नारे दिए थे, विदेशों से काला धन लाएंगे, उसका बाबा रामदेव जी ने सबसे ज़्यादा प्रचार किया था, और उन्हीं की बातें सुनकर शायद अभी ठीक है अमित शाह जी ने बाद में बोल दिया भाई ये जुमला है, लेकिन लोगों ने टीवी पर या मीडिया में ये कोट किया भी मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएगा। और मैं यहाँ पे एक बात कर दूं कि जब 15-15 लाख रुपए की बात कही गई थी, तो वो सिर्फ 15 लाख रुपए की बात नहीं थी, बल्कि 15 लाख के अलावा जो चीज़ों का जो दाम था उसको रेट कम करने की बात हो रही थी। तमाम ऐसी चीज़ें जिससे कि हर एक लोगों का जुड़ाव है, उन तमाम जीने मरने की चीज़ों को लेकर के लोगों का ऐसा सोच हो गया था कि जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। मैं उसके अलावा कुछ और बात करने चाहता हूँ। वे विदेशों से पैसा ला नहीं पाए। दूसरा इन्होंने कहा था जो करप्ट मनी, करप्शन का पैसा है, वो ब्लैक मनी एसेट होते हैं, वो चल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति होती है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं भाई 400 लाख करोड़ रुपए के
इमूवेबल एसेट्स हैं, ब्लैक मनी एसेट्स हैं, और 100 लाख करोड़ रुपया ब्लैक मनी, लिक्विड मनी है, जो सोने में है या लॉकर में है या करेंसी में है। तो हमने एक कैलकुलेशन उसका भी किया है। 2 हाल हैं उसके। जो लोगों के पास ब्लैक मनी एसेट्स है उनको एक मौका देंगे, भाई आप 20% पेनल्टी दे दो तो अपने एसेट को पक्का कर लो, नंबर 1 में करो। नंबर 1 में कर लो। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे, जैसे आज ईडी कर रही है वैसे डीआरआई करती है, वैसे हम भी सरकार बनाएंगे, वो हम भी करेंगे। अगर लोग कंप्लाई करेंगे तो हमें 100 लाख करोड़ रुपये आएगा। 500 लाख करोड़ का 20% 100 लाख करोड़ रुपये बनता है। इस हमारी हमने जो प्रपोजल दिए हैं इस प्रेस विज्ञप्ति में, जो साल के 32 लाख करोड़ के बनते हैं। 3 साल का बजट के पैसे तो हमें एक बार में आ जाएंगे। उसके बाद अगर वो लोग कंप्लाई नहीं करेंगे तो जो आदमी के पास ब्लैक मनी एसेट होगा उसकी दीवार के ऊपर, उसके दरवाजे के ऊपर एक नोटिस लगेगा, 3 महीने में अपने एसेट की, अपनी इस संपत्ति जो आपकी ओनरशिप है उसका डॉक्यूमेंट लेके आओ, नहीं तो जब्त कर ली जाएगी। इस देश में तो इतना पैसा आप अंदाजा लगाओ। ये तो मैं जो देश के अंदर ब्लैक मनी उसकी बात कर रहा हूँ, बाहर वाले की तो बात ही नहीं कर रहा है। एक मॉरिशस छोटा सा, फिलीपीन एक छोटा सा देश है, उसने स्विट्ज़रलैंड की सरकार को कहा भाई आपके बैंक वालों को हम गिरफ्तार करेंगे अगर हमें आप जानकारी नहीं दोगे। एक छोटा सा देश है फिलीपीन, उसने अपना ब्लैक मनी सारा स्विट्ज़रलैंड बैंकों से निकाल के वापस अपने लोगों में बांट दिया। हमारे जेटली जी की इलेक्शन में कमेटी बनी थी, उस कमेटी का पता ही नहीं चला कहाँ से अकाउंट है, किसके अकाउंट है, स्विट्ज़रलैंड में किसके अकाउंट है। अभी तक सरकार पब्लिक नहीं करती। अगर पब्लिक है तो कितने मुकदमे दर्ज किए? अच्छा चलिए, अब मुझे ये बता दीजिए कि सरकार के जितने तंत्र हैं, सरकार के पास अर्थव्यवस्था वाले हैं, अर्थशास्त्री हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि विशेषज्ञ हैं अपने अपने लेवल पे, तो क्या वो लोग आंकड़ा नहीं देते? क्या उनका वो सुझाव नहीं होता प्रधानमंत्री के पास, वित्त मंत्री के पास कि आपको इस तरीके से काम करना है ताकि जो है हर एक चीज़ों का रेट कम हो जाएगा और भारतीय खुश हो जाएंगे? देखो, मैं अपनी बैकग्राउंड बता दूं। जब से 272 जो फिगर थी ना, उसको देने वाले में मैं भी एक हूँ। जब 2014 का चुनाव हुआ था, मेरे कम से कम 20 ईमेल हैं अमित शाह जी के नाम, निर्मला सीतारमण जी के नाम, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम, पहले अध्यक्ष होते थे, जनरल सेक्रेटरी थे रामलाल जी, उनके नाम, BL संतोष के नाम, JP नड्डा के नाम, 150 MP के नाम, अरविंद केजरीवाल के पास, अखिलेश यादव के पास, नीतीश कुमार के पास, लालू यादव के बेटे के पास, तेजस्वी यादव के पास, ममता बनर्जी के पास, MK स्टालिन के पास, KCR के पास, जितने पॉलिटिकल नेता है सबको मैं वीडियो भी भेजता हूँ, ईमेल भी करता हूँ। लेकिन जो आप बात पूछ रहे थे, ये लोग सीरियस नहीं हैं, ये सिंसियर नहीं है, ये ईमानदार नहीं है। अगर ये सीरियस होते, सिंसियर होते, ईमानदार होते तो आप अंदाज़ा लगाइए हमने कौन सा कोई नई चीज़ कही है। जो सबको पता है वही हम बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी सुनते नहीं हैं, मोदी जी मन की करते हैं, मोदी जन की सुनते नहीं, मन की करते हैं। वो सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं, ऑनेस्ट नहीं। तो लोगों ने, जिन लोगों ने 2 बार मोदी जी को, सरकार को वोट दिया, नोट भी दिया, मैं खास करके बोलूँगा 90% दुकानदार और MSME जो हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार, टैक्स पेयर हैं, उन्होंने 2 बार मोदी जी को चंदा भी दिया है, नोट भी दिए, और सबसे ज़्यादा चोट भी उनको लग रही है। सबसे ज़्यादा महंगाई की मार किसके ऊपर है? सबसे ज़्यादा जो मंदी का शिकार कौन है? ये व्यापारी है। 90% व्यापारी हैं, 60% किसान परिवार हैं, और सबसे ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा बेरोजगार नौजवान, जिन्होंने मोदी जी के ऊपर विश्वास करके 2 बार इनको वोट दिया भाई ये कुछ करेंगे। क्योंकि लोगों को लगता है भाई विपक्षी दल भी कुछ नहीं कर सकते, चलो मोदी जी कुछ तो करेंगे। अगर कर सकते हैं मोदी कर सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद भी अगर मोदी जी नहीं कर सकते तो वो कब करेंगे? तो अब ये सवाल उठता है ना कि आखिर कौन करेगा फिर इसको? जनता की सरकार। मैं आपको बताता हूँ, हमने विकास फाउंडेशन के नाम से अपना एजेंडा दे दिया लोगों को। हम 450 कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं। हम जनता की सरकार बनाएंगे, जनता के पैसे से बनाएंगे। लेकिन अभी उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कुछ भी ऐसा रूपरेखा नहीं है, कैसे आप हमने 2 कार्यक्रम हमारे थे। पहले हमने सरकार को ईमेल लिखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी भी आपको ये करना चाहिए। उसके बाद सब्सिक्वेंट हमने ये जंतर मंतर पे धरना दिया, अपना कर दिया। अब तीसरी स्टेज में हमारे पास अगले जून के महीने में 25 से लेकर 35 लोकसभा क्षेत्रों में मोटरसाइकिल स्कूटर रैली है, जिसमें हमारा एजेंडा भी जाएगा और लोगों को एक ही बात कही जाएगी भाई आपकी MSP की समस्या मोदी जी ने हल नहीं करी,
विपक्षी दल के नेताओं ने हल नहीं करी। अगर आपको एमएसपी की समस्या हल करनी है तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। दूसरा है जो व्यापारी वर्ग है जो पिछले 8 साल से लगातार मंदी का शिकार है और उसके ऊपर जीएसटी के कारण बहुत से बोझ पड़े हैं, 15,000 से लेकर साल का 50,000 का उसका नुकसान हो रहा है। उनको बोलना भी आपको अपनी सरकार बनाएंगे तभी समस्या हल करेगी। हम अपनी सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे, ये सारी जनता की समस्याएं हल कर देंगे। लेकिन सरकार जब बनाने पे आती है, जब चुनाव का वक्त आता है, सभी लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं और जाहिर तौर पे रखते हैं, वो कुछ आंकड़े विशेष के तौर पे लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है और वो मंत्री विधायक से मंत्री बन जाते हैं, सरकार चुनी जाती है, मुख्यमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद इन तमाम जो किए गए वादे होते हैं, जो आप ही के शब्द होते हैं, वो फिर कहाँ गायब हो जाता है, जनता को ये भी पता नहीं ये चलता। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं कहने वाला था, आपने बोल दिया है। जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे जिनका हम समर्थन करेंगे वो एक एफिडेविट और एग्रीमेंट देंगे जो हमने आपको अभी बताया। इसके अलावा भी ये प्रेस विज्ञप्ति में सारे पॉइंट हैं, आप बाद में बेशक उसको स्टडी करो। ये जनता में जा रहे हैं, ये जनता में जा रहे हैं, उसके लिए हमारे 2 एग्रीमेंट होंगे। भाई अगर हम 3 महीने में ये काम नहीं करेंगे तो हम सत्ता छोड़ देंगे, ये हमारा एग्रीमेंट होगा। लेकिन 3 महीने में जो हम काम करने वाले मैं वो बता रहा हूँ। अगर हम सरकार बनाते हैं, पहला काम होगा जो 20% पेनल्टी लगेगी ब्लैक मनी एसेट के ऊपर, उससे रेवेन्यू आएगा, सब कुछ लागू हो जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, हम 8 विशिष्ट कमेटियां बनाएंगे, पुलिस के लिए, जुडिशरी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसके बाद महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, बेरोजगार नौजवानों के लिए, किसानों की एमएसपी तो हमने पहले ही कमिटमेंट दिया है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। और इसमें आपको बोल दूं कि मोदी जी ने भी 50 दिन का वक्त मांगा था कि आप मुझे 50 दिन का वक्त दीजिए। इसमें जो उस वक्त नोटबंदी की बातें चल रही थी, लेकिन वो 50 दिन में भी वो पूरे नहीं हो पाए। तो आप तो अभी नए नए हैं, आपको तो कोई जानता भी नहीं है, यदि हम बात करें तो फिर किस आधार पर और कैसे लोग विश्वास करें आप? देखो ऐसा है, हमारी इच्छा है कि लोगों को बात समझ आए, क्योंकि उन्होंने सबको देख लिया है। जब देख लिया है, अब इस देश में 35% से लेके हमारे देश में 50% लोग वोट देने क्यों नहीं जाते? क्योंकि लोगों का इन लोगों के ऊपर विश्वास उठ गया, नेताओं के पास। किसको वोट देने भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे क्या मिलेगा। और तीसरी चीज़ क्या है, उन लोगों से हमारी अपील है भाई अगर कुछ लेना चाहते हो, अगर अपने लिए देश के लिए कुछ करना चाहते हो, परिवारों में सुख शांति लाना चाहते हो, समृद्धि लाना चाहते हो, तो हमारा एजेंडा पढ़ लो, हमारे साथ आओ। और देखो कोई भी मूवमेंट है, ऐसा है आज सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी हमें परसों यहाँ पर धरना था, रैली थी, धरना था जंतर मंतर पे, आज हम आपके साथ बैठे हैं। ये का ज़माना है, जो चीज़। चलिए ठीक है, तो सर किस प्रश्न के उत्तर में, इसी प्रश्न के उत्तर में जो कहा सर ने कि हमारा एजेंडा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा एजेंडा है, ये जनता का एजेंडा है। और जब हम जनता की सरकार कह रहे हैं तो जनता की सरकार के साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जनता ही सरकार, मतलब कि अब नेताओं के हाथ से ताकत छीन के जनता को खुद उठानी पड़ेगी इस एजेंडा, क्योंकि ये जनता का एजेंडा है तो जनता को ही एग्जीक्यूट करना है। और जब मेरा खुद का काम हो गया, जनता का काम हो गया, तो फिर कौन रोक पाएगा। हम किसी से मांगने नहीं जा रहे, अब जनता खुद नेता बनना चाहती है, जनता खुद सरकार बनाएगी, उसे जिताया है, ना कि किसी पार्टी की कृपा पात्र से वोट बैंक मिल गया। चलिए खैर, तब हम तब की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं जो आपने बात कही, मेरी 3 विशेष वर्ग हैं, मैं उनसे एक स्पेशल अपील करना चाहता हूँ। अन्ना जी की मूवमेंट आई थी, उसमें 2 मुद्दे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और जन लोकपाल बिल। लेकिन उनके जितने भी अन्ना जी के साथ जुड़े हुए वॉलंटियर थे, कार्यकर्ता थे, सारे परेशान हैं, हताश हैं, घर पे बैठे हैं। कुछ केजरीवाल जी की परफॉर्मेंस से भी नाराज़ है। तो उनका जो 70-75% लोग घर पे बैठे हैं, उनसे हमारी अपील है भाई आप इस मुद्दे से दोबारा जुड़िए। दूसरे लोग हैं जिन्होंने बहुत सी उम्मीद रखी थी प्रधानमंत्री मोदी से, ये आएंगे, ये हमारे लिए ये करेंगे, जितने इन्होंने वादे किए जो नहीं पूरे हुए, उनसे हमारी अपील है। तीसरे वो लोग हैं जो 35 से लेके 50% लोग वोट देने नहीं आते। भाई अगर तो आप वोट देने नहीं आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस बार आप हमारा एजेंडा पढ़िए, अच्छा लगे तो हमें वोट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। और चौथी जो अपील सबसे बड़ी, मैं अभी एक और बड़ा मुद्दा कर रहा हूँ। बाबा रामदेव जी ने सारे देश में, दुनिया में प्रचार किया
ब्लैक मनी बाहर से लाएंगे। जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए थे वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या उनके जो उनकी इच्छा थी या उनका मिशन था वो पूरा हो गया। सो ऐसे बड़े बड़े समूहों को हम अपील करें। तो बस दो लाइन मैं अंतिम वक्तव्य ले रहा हूँ। 2 लाइनों में क्लोज करूंगा। ना किसी पार्टी ना नेता की दरकार, अब की बार जनता की सरकार, जनता ही सरकार। जनता ही सरकार की बात हो रही है। दर्शकों, यहाँ पे आपको ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी होगा कि जब जनता की सरकार होगी तो उसका क्या कार्यरूप होगा, किस तरीके से कायाकल्प किया जाएगा। जैसे ये बता रहे हैं, गिरधर जी बता रहे हैं, कनाडा से आए हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कनाडा से आए हैं, भारत की पूरी इकोनॉमी को समझते हैं और बैंकिंग सर्विस में इन्होंने अपने सेवा दी है और काफ़ी अनुभव है इनको, जिस आधार पर ये इस बात को कह रहे हैं कि भारत में यदि आम जनता की सरकार आ जाती है तो निश्चित रूप में महंगाई के बोझ से आप कम हो सकते हैं, खुशहाल हो सकता है, हर एक का जीवन खुशहाल हो सकता है। किसानों का हो, चाहे वो मजदूरों का हो, दलितों का हो, हर वर्ग खुश रहेंगे। वीडियो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।